Hello everyone, welcome back to my channel. I really hope that you guys are really doing well. So today we will be discussing the chapter Contemporary South Asia from class 12 Political Science. So guys, this chapter is crucial for understanding the regional dynamics of South Asia. So these are the points which we will be covering in this chapter one by one. So firstly, let's just understand what is South Asia. Okay, South Asia. So guys, दिस इज़ द वर्ल्ड मैप. आप देखो मैं जहाँ पे सर्कल कर रही हूँ ना वो साउथ एशिया का पार्ट है. इट इंक्लूड्स दिस इज़ भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका एंड बंगाल. ठीक है, दिस इज साउथ एशिया. कैन यू सी इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव्स एंड श्रीलंका. दिस इज साउथ एशिया. ओके, सो टॉपिक्स जो भी कवर्स में है कवर्ड में फर्स्ट टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एफर्ट्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेटाइज इन साउथ एशिया. टॉपिक नंबर 2 पाकिस्तान. टॉपिक नंबर 3 नेपाल. टॉपिक नंबर 4 बांग्लादेश. 5th श्रीलंका एंड 6 मालदीव्स. सो साउथ एशिया. So South Asia usually includes the following countries like Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. These are the 7 countries which include in South Asia. Also mighty Himalayas in north, vast Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal in south. This includes in South Asia. ठीक है गाइज, ये शॉर्ट नोट्स है, मैं आप इनको लिख लीजिए ताकि आप एग्जाम्स में इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे इन नोट्स को. ठीक है. सो हियर फर्स्ट टॉपिक द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. ठीक है, तो क्या हुआ था, पाकिस्तान को फ्रीडम मिली थी, आई मीन इंडिपेंडेंस मिली थी 1947. सेम इंडिया को भी 1947 में ही मिली थी और पाकिस्तान को भी. तो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उसका जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उसने जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया था तो जनरल अयूब खान जो थे ना, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके अंडर में ले लिया और खुद को इलेक्ट कर लिया. ठीक है, खुद को ही इलेक्ट कर लिया, गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड. तो इसकी वजह से अभी जनरल का मतलब यहाँ पे क्या आया इधर आपको, मिलिट्री. ठीक है, मिलिट्री. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मिलिट्री टेक ओवर करेगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई होगी, हर चीज़ फोर्सफुली होगा. ठीक है, मिलिट्री मीन्स बहुत ऐसे जो नॉर्मल गवर्नमेंट होते हैं उनसे मिलिट्री की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अलग होती है. तो क्या हुआ, पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन हो गया कि भाई लोग बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे कि हमको ऐसे मिलिट्री टेक ओवर नहीं चाहिए, हमको एक नॉर्मल गवर्नमेंट चाहिए. इस चीज़ के लिए इसके बाद एक और जो है मिलिट्री टेक ओवर आया. क्या, जनरल याह्या खान ने क्या करा, एक मिलिट्री टेक ओवर किया वापस. जो बांग्लादेश के 1971 के जो क्राइसिस थे ना वो इनके अंडर में ही हुए थे. और इंडिया के साथ जो 1971 में लड़ाई हुई थी ना, सेम बांग्लादेश क्राइसिस और जो हुई थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही हुई थी 1971. वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, 1971 में जो लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई की वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान है ना वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, क्या, बांग्लादेश. ठीक है, तो और ये जो बांग्लादेश की जो लड़ाई है ना आगे इसी चैप्टर में आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे. तो अभी आपको बस इतना ही समझना. So after this, an elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto. Here you can see after this, an elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power in Pakistan. ठीक है, in 1971 to 1977. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ज़ियाउल हक 1977 में उसने क्या किया, ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना उसको रिप्लेस कर दिया और अपनी एक वापस से मिलिट्री रूल वहाँ पे क्या करा, इस्टेब्लिश कर दिया. तो उसने क्या करा, ज़ियाउल हक ने भुट्टो को रिप्लेस कर दिया और वापस वहाँ पे मिलिट्री रूल ला दिया, जिस वजह से वापस वहाँ पे डेमोक्रेसी को लेके वापस डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करो, इसलिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो गए. किसके, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हो गए 1982 में. देन उसके बाद 1988 में एक वापस इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई जो था बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी. अब देख रहे ये यही भुट्टो फैमिली से ही है. पहले तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उसके बाद में उसने उसको ज़ियाउल हक ने भुट्टो को रिप्लेस करके मिलिट्री रूल ला दिया. देन उसके बाद वापस जो बेनज़ीर भुट्टो है ना वो वापस इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
में आ गया पावर में 1988 में। जो बेनज़ीर भुट्टो था ना, बेनज़ीर भुट्टो, उसकी पार्टी का नाम था पाकिस्तान पीपल पार्टी। ठीक है, तो अब आप एक जो है इन सब के नाम याद करना। ए से है जो अपना फर्स्ट है जनरल अयूब खान, ए। सेकंड याह्या खान, वाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जेड। ज़िया उल हक, जेड। एंड हेयर बेनज़ीर भुट्टो, अयेज़, AYZZB। ये सारे जो हैं इनके नेम्स हैं। ठीक है, अयेज़, AYZZB, अयेज़। ठीक है, फर्स्ट अयूब खान, सेकंड याह्या खान, थर्ड जुल्फ़िकार अली भुट्टो, देन ज़िया उल हक, देन बेनज़ीर भुट्टो। ये 5 नेम्स हैं। ठीक है, देन आगे उसके बाद जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना, बेसिकली वो पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड द कंपटीशन बिटवीन हर पार्टी, द पाकिस्तान पीपल पार्टी एंड द मुस्लिम लीग। ठीक है, ये दोनों पार्टियों के बीच में ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स घूम रही थी। ठीक है, देन इलेक्टेड गवर्नमेंट कब तक नहीं थी? 1999 तक वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ठीक है, उसको वो कौन था? 1999 में जो पीएम था ना, तब तक वो था नवाज शरीफ। उसके बाद में क्या हुआ, परवेज़ मुशर्रफ जो है ना, वो उसने खुद को इलेक्ट कर लिया और 2001 में वापस वहाँ पे मिलिट्री रूल ला दिया। वो बेसिकली परवेज़ मुशर्रफ जो था उसने एक मिलिट्री कूप करा वहाँ पे और खुद को इलेक्ट कर लिया, क्या, वहाँ का प्रेसिडेंट और वहाँ का जो लीडर, वहाँ का खुद को मिलिट्री कूप करके खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा अयेज़, उसके बाद में 2 और आए हमारे, नवाज शरीफ एंड परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, ये 2, ये आप जो है नेम्स 1 2 3 4 5 6 7 नेम्स है पूरे पाकिस्तान की पाकिस्तान के रोल में। ये 7 नेम्स अब याद कर लेना। ठीक है, ये बेसिकली जो परवेज़ मुशर्रफ है ना, इसकी स्टोरी आपके बुक में नहीं दे रखी है, बट मैं आपको रफली एक स्टोरी बताती हूँ जो परवेज़ मुशर्रफ की स्टोरी क्या है। ठीक, तो बेसिकली हुआ क्या था, 1999 की बात है। ठीक है, 1999 तक तो पाकिस्तान में क्या थी? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। हियर यू कैन सी, जो 1999 तक तो क्या था, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ठीक है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। उसके बाद में क्या हुआ, जो अपना 1999 में ही परवेज़ मुशर्रफ जो है ना, उसने क्या करा, यहाँ की नवाज शरीफ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रू कर दिया और खुद को एक मिलिट्री कूप करके खुद को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फिर 2002 में उसने एक रेफरेंडम को हेल्ड करा, जिसमें क्या हुआ, जो उसका जो एक्सटेंशन है ना, उसको बढ़ा लिया, उसको एक्सटेंशन कर लिया 5 ईयर्स का, और ज़्यादा टाइम पीरियड लंबा कर दिया उसका। ठीक है, अब बेसिकली वो एक रेफरेंडम जो था ना, वो मल प्रैक्टिसेस और वो फ्रॉड पर बेस्ड था। ठीक है, फिर क्या हुआ, अगस्त 2002 में उसने क्या किया, ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रॉट लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। बेसिकली ये अपना जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो होता है ना, उसमें क्या होता है, ये जो प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो नेशनल प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है, नेशनल गवर्नमेंट और वो जो स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, उसकी पावर को ना मतलब डिसमिस कर सकता है। ठीक है, और वो जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट होगा ना वहाँ का, कुछ जिसने उसने परवेज़ मुशर्रफ ने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट कर लिया, और उसने क्या करा, नेशनल और स्टेट की जो गवर्नमेंट है ना, उनको उनकी जो पावर्स है ना, उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट का जो वर्क होगा ना, वो किससे सुपरवाइज होगा? सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सुपरवाइज होगा। और सिक्योरिटी काउंसिल में कौन है? बेसिकली मिलिट्री ऑफिसर्स ही सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके ये लॉ पास करने के बाद में जो पाकिस्तान है ना, सो नाउ पाकिस्तान हैड इलेक्शंस। पाकिस्तान में इलेक्शंस तो हुए, लेकिन बेसिकली वो इलेक्शंस में क्या हुआ था, जो फाइनल डिसीजन आएगा ना, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ही होगा। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पे अगर आए ना इस चीज़ का, जो इलेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज इन पाकिस्तान वर नॉट रियल रूलर्स। जो पाकिस्तान के जो रूलर्स थे ना, वो नेशनल असेंबली के वो रियल रूलर्स नहीं थे, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन जो था ना, वो तो परवेज़ मुशर्रफ का ही था। इसलिए द फाइनल पावर टेक डिसीजन वॉज विद द मिलिट्री ऑफिसर एंड नॉट विद द इलेक्टेड लीडर्स ऑफ पाकिस्तान. So guys, we can say that Pakistan is not a democratic country even though regular elections were held. So in democracy, final decision making power should rest with the elected by the people.
ठीक है। सो गाइज, हमने ये अभी पाकिस्तान में जो ये परवेज़ मुशर्रफ की स्टोरी मैंने अभी आपको सुनाई, ये आपके बुक में नहीं दे रखी, ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया है। ठीक है। So now let's just discuss the failure of democracy. Why democracy failed in Pakistan? So first reason, social dominance. जो social dominance बहुत था, social dominance में मिलिट्री का, क्लर्जी मीन्स जो ये चर्च वगैरह में जो हायर पोजीशन के जो चर्चेज में जो होते हैं ना मैन, जो हायर पोजीशंस के मीन्स हाई क्लास के जो चर्च के लोग होते हैं ना, उनको क्लर्जीज बोलते हैं। ठीक है। और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, जो लैंड ओनिंग जिसका बहुत ज़्यादा लैंड होता है ना, जो ओन करते हैं बहुत ज़्यादा लैंड, वो एरिस्टोक्रेसी उनको बोलते हैं, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। उनका बहुत ज़्यादा सोशली डोमिनेंस था किस पे, पाकिस्तान के वहाँ पे। ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग सेकंड, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। इंडिया के साथ पाकिस्तान का बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता था, जिसकी वजह से जो प्रो डेमोक्रेसी प्रो मिलिट्री ग्रुप्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा मोर पावरफुल हो गए थे इसकी वजह से। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जो आर्म्स की लड़ाई होती थी, ऑब्वियसली बात है ना, मिलिट्रीली लड़ाई होगी ना, एक दूसरी कंट्री से लड़ाई करेंगे तो आर्म्स वेपन्स वगैरह से लड़ाई करेंगे, तो इसकी वजह से जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स है ना, वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट्स। सो बेसिकली क्या था, डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन फुली सक्सेसफुल इन पाकिस्तान। ठीक है। देयर हैज़ बीन ए स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट्स इन द कंट्री। ठीक है। वो वहाँ पे ना पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं था, देयर वर सम स्ट्रॉन्ग प्रो सेंटिमेंट्स, डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स। ठीक है। देन करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस, उनको फ्री प्रेस का बहुत ज़्यादा छूट थी, प्रेस को छूट थी वहाँ पे कुछ भी मतलब छापने की, न्यूज़पेपर्स वगैरह में या बताने की। देन स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, जो ह्यूमन राइट्स की जो मूवमेंट होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। ठीक है। देन लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल। ठीक है। जो इंटरनेशनल सपोर्ट होता है ना, लाइक दूसरी आउट ऑफ द कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ का जो सपोर्ट होता है ना, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कम था उस टाइम पे। ठीक है। मीन्स पाकिस्तान को दूसरी कंट्रीज़ का कोई सपोर्ट नहीं था, इंटरनेशनली कोई सपोर्ट नहीं था। ठीक है। यूएस एंड जो अदर कंट्रीज़ होती है ना, वो एनकरेज उनको मिलिट्री अथॉरिटीज़ रूल, उनको एनकरेज किया, क्यों, मिलिट्री अथॉरिटी। सो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब है, जो यूनाइटेड नेशंस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, दे हैव एनकरेज द मिलिट्री अथॉरिटेरियंस रूल इन द पास्ट। मीन्स जो यूएस और जो अदर कंट्रीज है ना वेस्टर्न, उन्होंने भी अपनी पास्ट में कहीं ना कहीं जो मिलिट्री को ना बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन वे में यूज़ किया था, जिसकी वजह से उसने क्या बोला, पाकिस्तान को नहीं बोला, मतलब उनको एनकरेज करता रहा और उनको कभी ऐसे सपोर्ट नहीं बताया, जिसकी वजह से उन्होंने बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और जो यूएसए का क्या होता था कि उनको डर रहता था कि वो ग्लोबली जो इस्लामिक टेररिज्म को ना फैला दे, इस वजह से उन्होंने कभी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है। तो ये कुछ फेलियर से डेमोक्रेसी के पाकिस्तान में। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। सो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को ही क्या इंडिपेंडेंस मिल गया था 1947। तो ये था ये था वेस्ट पाकिस्तान और ये था बांग्लादेश उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। सो क्या होता था कि जो वेस्ट पाकिस्तान जो है ना, वो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। ठीक है। रिजेंटमेंट द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड इम्पोजिशन ऑफ उर्दू। उसने क्या करा, जो वेस्ट पाकिस्तान है ना, अपने ईस्ट पाकिस्तान पे उर्दू इम्पोज कर दिया कि आपको उर्दू ही बोलना पड़ेगी, इसके अलावा कोई भी आप लैंग्वेज नहीं बोल सकते हो, बंगाली वगैरह कुछ नहीं बोल सकते, दैट्स इट। ठीक है। तो पार्टीशन के बाद प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गए। प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हुए, कहाँ पे, जो ईस्ट पाकिस्तान में ना प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, किसके अगेंस्ट में, वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में, क्योंकि वो बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट करते थे और जो उनको बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट करते, और जो प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हुए थे, बंगाली कल्चर और उनकी लैंग्वेज को वापस स्टैब्लिश करने के लिए वो स्टार्ट हो गए थे प्रोटेस्ट। ठीक है। बंगाली कल्चर और लैंग्वेज के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। देन उनकी डिमांड्स क्या थी, किसकी, ईस्ट पाकिस्तान की। क्या डिमांड्स थी, बेसिकली उनको एक फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था और जो पॉलिटिकल पावर है ना, उसमें एक फेयर शेयर चाहिए था। फर्स्ट डिमांड क्या थी उनकी, बेसिकली गाइस ये आपके वन वर्ड और आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती है कि जो बांग्लादेश के जो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे ना, उनकी क्या डिमांड थी। फर्स्ट डिमांड तो यही थी कि जो उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, और सेकंड जो पॉलिटिकल पावर में उनको फेयर शेयर चाहिए था उस टाइम पे। ठीक है। देन नेक्स्ट, जो लीडर्स जो प्रोटेस्ट कर रहा था ना, उनका लीडर कौन था, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था ना ईस्ट पाकिस्तान का, किसके, वेस्ट के अगेंस्ट, उनका लीडर था शेख मुजीबुर रहमान।
ठीक है। और उन्होंने क्या डिमांड करी, ऑटोनॉमी और पॉपुलर स्ट्रगल की डिमांड की उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, 1970 में क्या हुआ, इलेक्शंस हुए किसके बीच में, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से कौन इलेक्शन को लड़ रहा था, जनरल याह्या खान, ठीक है, वो वेस्ट पाकिस्तान से लड़ रहा था, और ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान लड़ रहा था इलेक्शंस, ठीक है। और जो शेख मुजीबुर रहमान है ना, वो अवामी लीग की पार्टी थी, उसकी किसकी पार्टी थी, अवामी लीग उसकी पार्टी थी, ठीक है। अब जो उसको मेजॉरिटी किस में मिली, शेख मुजीबुर रहमान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजॉरिटी मिल गई थी, ठीक है, और वो जीत गया था इलेक्शंस। और जो याह्या खान है ना, वो हार गया था इलेक्शन। तो उसने क्या किया, उसने जो याह्या खान ने किसको उसने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने से मना कर दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी, और जो है इसको शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करा दिया, क्या करा, अरेस्ट करवा दिया। नाउ शेख मुजीबुर रहमान जो है वो अरेस्ट हो चुका था, ठीक है। देन उसके बाद जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी ना, उसने क्या करा, लोगों को बहुत ज़्यादा सप्रेस करना स्टार्ट करी, ठीक है। और इस सप्रेशन की वजह से मास मूवमेंट ऑफ बंगाल के लोगों ने बहुत ज़्यादा मास मूवमेंट स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल थे ना, वो किल्ड, मारे गए थे थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इसकी वजह से क्या हुआ, इन सब चीज़ों की वजह से एक लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ, कहाँ पे, इंडिया जो बांग्लादेश के जो लोग थे ना, वो इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने माइग्रेट करने स्टार्ट कर दिया, कहाँ पे, इंडिया में। नाउ हियर ये जो पाकिस्तान है ना, ये जो बांग्लादेश है ना, यहाँ के लोग इंडिया में आना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए इंडिया में। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, उन्होंने सपोर्ट किया, किसका, ईस्ट पाकिस्तान का सपोर्ट किया, और इंडिपेंडेंस में उनकी हेल्प करी, ठीक है। इंडिपेंडेंस में तो हेल्प करी और उनकी फाइनेंशियली और मिलिट्रीली भी सपोर्ट करी, फाइनेंशियली करी। अब आप बोले मिलिट्रीली कैसे, तो भाई उनका जो बांग्लादेश को जो फ्रीडम मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है इंडिया और पाकिस्तान की 1971 के वॉर के बाद ही ना, तो उनको मिलिट्रीली भी इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया। तो इसका जो रिजल्ट हुआ ना भाई, इंडिया ने सपोर्ट किया, तो भाई दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, किसकी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में लड़ाई हो गई। और ये लड़ाई एंड कैसे हुई, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स है ना, आर्मी ने सरेंडर कर दिया। हैंस प्रूव्ड बांग्लादेश जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, ठीक है गाइस। फिर क्या हुआ, 1971 में जब बांग्लादेश बन चुका था 1971 में, उसके बाद में क्या हुआ, हियर दिस इज द पैराग्राफ, आफ्टर 1971 के बाद क्या हुआ, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो बांग्लादेश में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, ठीक है। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो बेसिकली किस पे बिलीव करता है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स जो वहाँ के सब जो रिलीजन्स होंगे ना, उनको सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी और सारे रिलीजन्स फॉलो किए जाएंगे, अपने अपने रिलीजन, कोई छोटा कोई बड़ा रिलीजन नहीं होगा, सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिली जाएगी। और डेमोक्रेसी वहाँ पे होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, ठीक है। और सोशलिज्म मीन्स किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये इन पे बेस्ड था इनका कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या हुआ, 1971 के बाद में 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। अगर आपको ध्यान हो, ये जो शेख मुजीबुर रहमान, ये वही था जिसने लड़ा था बांग्लादेश की क्राइसिस 1971 में, और जो बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुए थे ना, उसने ही लड़ा था अवामी लीग का, याद हो तो हमने यहाँ पे पढ़ा था। हेयर ईस्ट पाकिस्तान में जो शेख मुजीबुर रहमान है ना, अवामी लीग की तरफ से उसने लड़ाई करी थी, किसके अगेंस्ट में, याह्या खान के अगेंस्ट में। तो इसने ही अब क्या करा, जब वो बन गया, इलेक्ट होके बन गया था, जो पावर में आ गया, तो उसने क्या करा, 1975 में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसने उसके लिए लड़ाई करी थी डेमोक्रेसी के लिए, उसने अब क्या किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जगह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बदल दिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल दिया। अब आपको मैं बता दूं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट। और जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। ये होता है बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है ना, उसमें प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, पूरा डिसीजन उसका ही माना जाता है, ये फ़र्क होता है इसमें, ठीक है। देन और उसने क्या करा, ये तो करा ही करा, उसके बाद उसने क्या, वन पार्टी ही कर दिया कि भाई अब उसमें वन पार्टी सिस्टम ही लागू होगा, अदर कोई पार्टी भी नहीं होगी, और वो वन पार्टी भी अवामी लीग होगी। तो उसने क्या किया, ही अबॉलिश्ड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन पार्टी विच वॉज अवामी लीग,
ठीक है। देन उसके बाद में क्या हुआ, मिलिट्री अपराइजिंग हुआ, किसमें 1975 में एक मिलिट्री अपराइजिंग हुआ जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई, असैसिनेशन हो गया उसका, ठीक है। देन क्या हुआ, वापस से एक मिलिट्री रूलर आया, न्यू मिलिट्री रूलर आया, ज़ियाउर रहमान, ठीक है। ज़ियाउर रहमान जो था वो बांग्लादेश की नेशनल पार्टी का था, उसकी पार्टी कौन सी थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ठीक है। जो उसका जो इलेक्शंस हुआ ना, तो 1979 में इलेक्शंस हुए, ठीक है। तो उसके बाद में भी उसका असैसिनेशन हो गया था, किसका, ज़ियाउर रहमान का। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हो गया था। उसके बाद में दूसरा मिलिट्री रूलर आया था, कौन सा, ज़ियाउर रहमान, उसका भी वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी का था। देन उसने क्या किया था, इलेक्शंस को कंडक्ट कराए थे, कब, 1979 में, बट आगे उसका भी असैसिनेशन हो गया था, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हुआ था, वापस एक मिलिट्री टेक ओवर हुआ था, किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद, ठीक है। इसने क्या करा था, मिलिट्री टेक ओवर किया था। देन अब जो बांग्लादेश के लोग थे ना भाई, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने बोला अब तो हमको डेमोक्रेसी चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा मिलिट्री हो गया तुम्हारा, बहुत ज़्यादा मिलिट्री रूल कर लिया तुमने, अब हमको डेमोक्रेसी चाहिए, तुम कुछ भी कर लो अब। तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन लिमिटेड स्केल पे हो गई थी। क्या करा उसने क्या किया था, जो लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद जो है ना, उसने क्या किया, ठीक है भाई अगर तुमको डेमोक्रेसी चाहिए ना, तो उसने क्या कर, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है ना वो लिमिटेड स्केल पे अलाउ कर दिया उसने। और जो प्रेसिडेंट को है ना 5 ईयर्स तक एक्सटेंशन दे दी कि भाई प्रेसिडेंट जो होगा वो 5 ईयर्स तक होगा, ठीक है। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद है ना, वो प्रेसिडेंट था, और उसने क्या करा, खुद को 5 साल इलेक्ट कर लिए। क्या करा उसने, ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। देन उसके बाद में क्या हुआ, 1990 में जो है मास मूवमेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे उस टाइम पे। तो उसकी वजह से इतने ज़्यादा मूवमेंट थे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहे थे बेसिकली उस टाइम पे। तो उसकी वजह से क्या करा, 1991 में इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस करा, इलेक्शंस को कंडक्ट करा वहाँ पे, ठीक है। 1991 में इलेक्शंस कंडक्ट करे। तो तब से जब 1991 में जो इलेक्शंस हुए ना, इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991, सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। तब से जो है मल्टी पार्टी सिस्टम और डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा बांग्लादेश का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो हमारा है मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। अब हम बात करेंगे नेपाल की, ठीक है। तो गाइज बेसिकली जो नेपाल था ना, वो स्टार्टिंग से कि हिंदू किंगडम ही था, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की जो गवर्नमेंट होती है ना, उसमें क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट, मैंने अभी आपको बताया हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, स्टेट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ही होता है। बट जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है ना, वो मोनार्की, वो अपना किंग होता है, ठीक है। कौन, किंग होता है, हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट किंग, ठीक है। तो जो वहाँ के जो कॉमन पीपल थे ना, वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है ना वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और ज़्यादा ओपन हो टूवर्ड्स पीपल, ठीक है। तो पीपल ये चाहते थे। बट वहाँ का जो किंग है ना, वो किंग और आर्मी, वो उसका फुल कंट्रोल था, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर फुल कंट्रोल था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ना डेमोक्रेसी लाने ही नहीं दे रहे थे, ठीक है। कौन, किंग और जो आर्मी है वो डेमोक्रेसी नेपाल में लाने ही नहीं दे रहे, क्योंकि उनका वहाँ पे फुल कंट्रोल था, ठीक है। फिर बेसिकली क्या हुआ, 1990 में वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो गए। लाइक बांग्लादेश में भी हमने बात करी कितने ज़्यादा डेमोक्रेटिकली मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, तो वैसे ही जो नेपाल है ना, वहाँ पे भी ऐसे डेमोक्रेटिक मूवमेंट, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से किंग को ना इनकी डिमांड माननी पड़ी, पीपल की, किसकी, पीपल की डिमांड माननी पड़ी लोगों की, और वहाँ पे एक न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे अडॉप्ट करा उन्होंने, ठीक है। अब 1990s की बात है, 90s की बात है। जो ये माओविस्ट ऑफ नेपाल है ना, माओविस्ट मतलब वो लोग होते हैं, ये जो लोग होते हैं ना माओविस्ट लोग, वो बेसिकली आर्म्स पर बिलीव करते हैं। मीन्स कोई भी जो बात होती है ना, वो आर्म्स के द्वारा ही मानी जाती, उनकी आइडियोलॉजी थी रादर देन नेगोशिएशंस, ठीक है। तो वो बिलीव जो कौन थे, माओविस्ट ऑफ नेपाली कौन थे, आर्म इंसर्क्शंस थे, कौन, आर्म्ड इंसरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या थे, जो माविस्ट लोग थे ना, वो किसके अगेंस्ट थे, मोनार्क और एलाइट, रूलिंग एलिट, मोनार्क और रूलिंग एलिट जो के जो लोग थे ना, उनके अगेंस्ट में था माविस्ट लोग, ठीक है। 90s की बात है, किसकी, 90s
90s की बात है, जो माविस्ट ऑफ नेपाल है ना, जो बिलीव करते हैं आर्म्स पे रेदर देन नेगोशिएशंस पे, वो किसके अगेंस्ट थे? मोनार्की और रूलिंग एलिट के अगेंस्ट में थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक माविस्ट गोरेलाज और एक आर्म्ड फोर्स के बीच में लड़ाई थी कि भाई ये लोग बोलते थे कि हमारी आइडियोलॉजी मानो और ये लोग बोलते थे कि हमारा मानो। तो उनके बीच में नहीं, ये जो डेमोक्रेट्स था ना, वो डेमोक्रेट्स भाई ये तो अटक गई कि भाई डेमोक्रेट्स चाहते थे कि भाई डेमोक्रेसी आए, आर्म्ड फोर्सेस जो चाहते थे कि वहाँ पे मोनार्की रूल चला रहे, और जो माविस्ट लोग हैं ना वो चाहते थे कि यहाँ पे आर्म्ड फोर्स का, आर्म्स का बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आर्म्ड फोर्स पे हमको ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से डेमोक्रेट्स लोग बीच में अटक गए थे। ठीक है, आप इस जगह देखिए, दे बिलीव्ड इन सॉरी 90s the Maoists of Nepal were successful in spreading the influence in many parts of Nepal. They believe in armed insurrection against the monarch and the ruling elite. This led to a violent conflict between the Maoist guerrillas and the armed forces of the king. इसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। Then, for some time, there was a triangular conflict among the monarchist forces and the Democrats of the Maoists. कभी कभी ये जो ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है, क्या इसको एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट जैसा देखा जाता था। ठीक है, किनके बीच में? ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट किनके बीच में? आर्म्ड फोर्सेस, माविस्ट और डेमोक्रेट्स के बीच में एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता था। ठीक है, तो क्या हुआ 2002 में? कब? 2002 में जो वहाँ का जो किंग था ना, उसने क्या करा, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और जो लिमिटेड छोटी मोटी जिसने डेमोक्रेसी दे दी थी ना कि भाई थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी दे के हम खुश हो जाएंगे लोग वहाँ के, तो उसको भी उसने क्या करा, अबॉलिश कर दिया था। किसको? पार्लियामेंट को भी, गवर्नमेंट को, और लिमिटेड डेमोक्रेसी, थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी ना, उसको भी उसने, किसने? किंग ने अबॉलिश कर दिया और बोला भाई कर लो जो करना है अब तुम्हें, अब तो अपना ही चलेगा। ठीक है, तो उसने क्या करा, अबॉलिश कर दिया। फिर 2006 अप्रैल में वहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने के लिए प्रोटेस्ट वहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट को देखते हुए वहाँ पे क्या हुआ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को वापस पार्लियामेंट को रिस्टोर कर दिया गया वहाँ पे। ठीक है, जो नॉन वायलेंट जो मूवमेंट था ना, वो किसके द्वारा लाइट कर रहे थे? जो नॉन वायलेंट, जो भाई बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट थे मूवमेंट, वो किसके ज़्यादा लाइट, किसने, कौन चला रहे थे इन मूवमेंट को? एक तो SPA, सेवन पार्टी अलायंस, माविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट थे, वो लीड कर रहे थे नॉन वायलेंट मूवमेंट्स को। ठीक है, देन 2008 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की। कब? जब 2008 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है ना नेपाल, उसने क्या करा, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया 2008 में, और 2015 में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। तो ये है हमारी नेपाल की फुल स्टोरी। ठीक है, कि उसने बेसिकली 2008 में जो मोनार्की है ना उसको अबॉलिश कर दिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया, और 2015 में डेमोक्रेटिकली न्यू गवर्नमेंट लाया और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था 2015 में। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। ठीक है, सो श्रीलंका को बेसिकली सिलोन भी कहते हैं। ठीक है, और श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी, और इंडिपेंडेंस के तब से ही श्रीलंका एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही है। ठीक है, अब हमने बांग्लादेश और नेपाल में पढ़ा कि वहाँ पे के कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे थे, मिलिट्री अपराइजिंग हो रही थी वहाँ पे, हमने तब तक वही पॉलिटिकली और मिलिट्री ही वहाँ पे बात करी थी। अब यहाँ पे बात करें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कि भाई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है। श्रीलंका में ना तो मिलिट्री है ना ही मोनार्की, ऑब्वियसली वहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो ना तो वो मिलिट्री का होगा बात करेंगे और ना मोनार्की की बात करेंगे। हम बात करेंगे तो किसकी? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जो श्रीलंका है ना वो बेसिकली दो कम्युनिटीज़ का वहाँ पे, एक तो सिन्हाला कम्युनिटीज़ और एक तमिल्स। तो सिन्हाला कम्युनिटी जो है ना वो मेजॉरिटी में है। क्या है? सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे, और जो तमिल्स है ना वो इंडियंस थे। ठीक है, तो सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो बोलते थे कि बोलते तो क्या थे कि जो सिन्हाला कम्युनिटी है ना वो हॉस्टाइल टू तमिल्स थे। जो तमिल्स है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको एक हॉस्टाइल बिहेवियर का था उनके टूवर्ड्स, और जो सिन्हालस थे ना दे वर हॉस्टाइल टू तमिल्स। ठीक है, और दे बिलीव, जो सिन्हालस मानते थे कि जो तमिल्स है ना वो आउटसाइडर्स है, वो इंडिया से आए। ठीक है, वो यहाँ पे श्रीलंका में आए हैं तमिल्स, और सिन्हालस मानते थे कि जो तमिल्स है ना उनको कंसेशन नहीं देना चाहिए किसी भी चीज़ में, क्योंकि वो इंडियंस हैं और वो आउटसाइडर्स है, वो अपने श्रीलंका के जो है वो लोग नहीं हैं।
ठीक है, इसलिए वो मानते थे उनको कंसेशन नहीं देना चाहिए, और ये यहाँ के तो लोग है ही नहीं, वो उनको आउटसाइडर्स ही बोलते थे तमिल्स को, क्योंकि वो मानते थे कि वो इंडियंस है, वो इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका आए हैं। ठीक है, देन क्या हुआ, मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि भाई ये जो सिन्हालास जो है ना, ये हम पे बहुत ज़्यादा अब तो जुर्म करने स्टार्ट कर दो, वो तो हमको बहुत ज़्यादा आउटसाइडर्स वगैरह बोल रहे हैं, तो हमको तो भाई अभी नेशनलिज्म के लिए लड़ाई करनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने क्या करा, 1983 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, जिसका नाम था लिबरलाइजेशन ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, LTTE। ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ तमिल ईलम कहाँ पे कब फॉर्म किया, 1983 में। किसके द्वारा, तमिल्स के द्वारा। ठीक है, देन आर्म्ड सर्जरी क्या थी ये बेसिकली, और कह सकते हैं जो आर्म्ड स्ट्रगल था, तो उन्होंने क्या किया, जो तमिल के लोग थे ना, उन्होंने बोला अब तो हमको एक तमिल लोगों की एक सेपरेट कंट्री चाहिए, हमको अब श्रीलंका से दूर जाना है, हमको श्रीलंका में नहीं रहना है, अब हमको एक सेपरेट कंट्री दो, किसकी, तमिल्स की। ठीक है, हमको एक सेपरेट कंट्री दो। तो इसमें क्या हुआ, रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल था वहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस की बात करी, बहुत ज़्यादा ट्राई करा बात करने का श्रीलंकन गवर्नमेंट से, और 1987 में फाइनली इंडिया ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किया, कहाँ पे, श्रीलंका में, बाय साइनिंग एन अकॉर्ड और साइन ट्रूप्स को साइन करा, और एक अकॉर्ड को साइनिंग करने के बाद उसने क्या किया, जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है ना, इंडिया की जो फोर्स है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF, उसको क्या करा, सेंड कर दिया, कहाँ पे, बांग्लादेश में। और वहाँ पे क्या हुआ था, जो बांग्लादेश के जो लोग थे, जो सिन्हालास और तमिल्स दोनों, और वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं पसंद आया कि इंडिया हमारे इंटरनल अफेयर्स में, इंटरनल मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। तो बेसिकली इंडिया को इस बात सुन के अच्छा नहीं लगा कि भाई हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं और ये हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। इस वजह से क्या कर, इंडिया ने एग्जिट मार लिया, वहीं से यू टर्न ले लिया कि भाई अब हम तुमको हेल्प ही नहीं कर रही है। तो 1989 में इंडिया ने क्या किया, एग्जिट कर लिया, वहाँ के जो ट्रूप्स हैं उनको वापस पीछे बुला लिया कि भाई तुम आगे मत जाओ। सो नाउ हेयर आर सम प्रोज जो कि हमारा है श्रीलंका के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये कुछ श्रीलंका के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो ठीक है, श्रीलंका की जो है कंसिडरेबली हाई ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, कंसिडरेबल हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, और फर्स्ट कंट्री टू लिबरेट इकोनॉमी, फर्स्ट कंट्री जिसने अपनी इकोनॉमी को ना छूट दी थी, क्या, लिबरेट करती है अपनी इकोनॉमी को, और हाईएस्ट पर कैपिटल GDP है, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम भी है। ठीक है, ये है कुछ बांग्लादेश, और यहाँ पे हमारा बांग्लादेश का टॉपिक खत्म होता है। अब हम करेंगे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, सो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को साथ में ही इंडिपेंडेंस मिली थी। उनके इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में ही उनका इन्वॉल्वमेंट किस में हुआ, कश्मीर इशू में। ठीक है, और ये जो कश्मीर इशू है ना, ये क्या करा, इट लेड वॉर्स कब, 1947 और 1940। इसको बेसिकली प्रॉक्सी वॉर भी बोलते हैं। प्रॉक्सी वॉर मीन्स बस छोटी सी थोड़ी वॉर हो गई थी इनके बीच में, और एक 1965 की वॉर भी हुई थी, किसके, कश्मीर इशू को लेके। बट ये जो वॉर है ना, ये इस इशू को सॉर्ट आउट करने में फेल्ड हो गई थी, तो इट फेल टू सेटल मैटर। ठीक है, ये जो मैटर है कश्मीर इशू को सेटल करने में फेल हो गई थी इशू, इसकी वजह से क्या हुआ नेक्स्ट। और सेकंड हमारा बेसिकली कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक इशूज़ है, इसको सियाचिन ग्लेशियर और आर्म कॉन्फ्लिक्ट को लेके पाकिस्तान से हमारे स्ट्रेटेजिक इशूज़ भी हैं। देन सस्पिशियस ऑफ ईच अदर ओवर सिक्योरिटी इशू, इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है, सस्पिशियस ऑफ ईच अदर ओवर सिक्योरिटी मींस इंडिया का मानना है कि जो खालिस्तानी मिलिटेंट जो ग्रुप्स है ना, इसको एनकरेज पाकिस्तान ही करता है। इंडिया में ऐसे खालिस्तानी मिलिटेंट्स को इंडिया पाकिस्तान बढ़ावा देता है इंडिया में। और जो टेररिज्म है ना, वो टेररिज्म में जो टेररिस्ट लोग हैं ना, उनका भी हाथ वही इसमें पाकिस्तान का ही है। और उसको जो कश्मीर के जो लोग हैं ना, उनको ऐसे वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करना, ये भी पाकिस्तान का ही हाथ है इसमें, इंडिया ऐसा मानता है। और जो पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है ना, ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, क्या है, ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI जो है वो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया कैंपेन्स जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जो नॉर्थ ईस्ट जो है ना, उसका ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट का ऑपरेशन हैंडल करवाता है वो, कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा टेररिज्म को बढ़ावा देता है। और जो ISI है ना, वो बेसिकली एंटी इंडिया कैंपेन्स में इन्वॉल्व है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो इश्यूज़ है ना, वो एक तो खालिस्तानी मिलिटेंट्स के बारे में है, खालिस्तानी। सेकंड टेररिज्म। थर्ड जो आर्म्स को प्रोवाइड करता है, किसको, आर्म्स किस में,
कश्मीर के जो लोग हैं ना उनको आर्म्स प्रोवाइड करते हैं। और फोर्थ हमने अभी क्या बात करी, याद है, ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया कंपेन्स करवाता है। क्या? एंटी इंडिया कंपेन्स करवाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स। इंडस जो रिवर वाटर सिस्टम है ना उसका शेयरिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सो हमारा 1960 तक जो है वो लॉक्ड इन अ फाइन्स आर्ग्यूमेंट ओवर इंडस इशू। जो इंडिया और पाकिस्तान का ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, किसमें? इंडस रिवर ट्रीटी में 1960 तक। फिर 1916 के बाद वर्ल्ड बैंक जो था ना उसने क्या करा, इंडिया और पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी साइंड करवाया था, जिसमें अब जो है दोनों को इक्वली वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कुछ पोर्शन इंडस रिवर का, अगर इंडस रिवर है ना हमारी, तो इसका इतना पोर्शन इंडिया में होगा और इतना पोर्शन पाकिस्तान में होगा, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में। देन 2 कंट्रीज, कौन सी 2 कंट्रीज? इंडिया प्लस पाकिस्तान, ये दोनों कंट्रीज़ है ना, इसने डिसएग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया। किसका? डिमार्केशन ऑफ, हेयर यू कैन सी इंडस वाटर ट्रीटी हमने अभी कंप्लीट करा। रन ऑफ कच्छ क्रीक इन सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ, जो उसने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान ने ना इनकी जो रन ऑफ कच्छ की जो डिमार्केशन लाइन है ना उसको साइन करने से मना कर दिया। अब ये जो है अपने, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये अपना है रन ऑफ कच्छ, ठीक है। अब ये रन ऑफ कच्छ की जो, अब यहाँ पे तो पाकिस्तान है ना अपना, ये अपना पाकिस्तान है, ये अपना इंडिया है ना, तो यहाँ पे अपना पाकिस्तान है। पाकिस्तान, रुको मैं अभी पीछे के मैप से बताती हूँ, ठीक है। ये है पाकिस्तान। अब यहाँ पे जो रन ऑफ कच्छ है ना, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ। अभी रन ऑफ कच्छ में हमारी जो सर क्रीक जो है, ये रहा सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ की जो लाइन है, डिमार्केशन लाइन है, उसको इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने साइन करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो बेसिकली हमारे ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी यहीं पे भी कंप्लीट होता है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया इंडिया पाकिस्तान का। अब हमारा नेक्स्ट है इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, ठीक है। सो बेसिकली अगर अपन बात करें इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, तो इंडिया के जो नेबर्स है ना उसमें फर्स्ट तो इंडिया है साउथ एशिया में अपने इंडिया तो है ही। और हम साउथ एशिया की बात करें इस चैप्टर में, तो हम इंडिया के नेबर्स की बात कर रहे हैं। इंडिया तो है, उसके कौन कौन से नेबर है? फर्स्ट तो है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, देन नेपाल, श्रीलंका, देन भूटान, मालदीव्स एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारे 6 नेबर्स है, किसके? इंडिया के, ठीक है। अब इनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट हम देखेंगे इंडिया और बांग्लादेश का, ठीक है। अब इसमें क्या है, शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। इसकी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की जो शेयरिंग है ना उसमें थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है। और इलीगल इमिग्रेंट्स टू इंडिया, तो क्या है, अभी अपना इंडिया है ना, ठीक है, अब यहाँ पे अपना बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश की इंडिया बोलती है कि जो बांग्लादेश में ना बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारी कॉन्फ्लिक्ट है, बट इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी स्टिल बोथ शेयर अ कॉर्डियल रिलेशन। कॉर्डियल मीन्स फ्रेंडली रिलेशन शेयर करते, इंजॉय करते फ्रेंडली रिलेशन दोनों, ठीक है। और इन इकोनॉमिक रिलेशंस जो है ना इन दोनों कंट्री के बीच में इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। ये तो हमने पढ़े किसके, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। देन अभी नेपाल और इंडिया के इश्यूज देखते हैं। नेपाल और इंडिया बोथ शेयर्स अ फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है, और बोथ इंजॉयज फ्रेंडली रिलेशन। और इनके इश्यूज देखते हैं, कुछ वार्म रिलेशन। अब इसके जो है नेपाल के वार्म रिलेशन, चाइना के साथ कुछ रिलेशंस होने की वजह से इंडिया से थोड़े ख़राब हो गए, और जो माओइस्ट मूवमेंट की वजह से भी इसमें रिलेशन में फ़र्क पड़ा है इंडिया और नेपाल का, ठीक है। देन फिफ्थ है ट्रेड एंड साइंटिफिक। अब इनमें जो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, लाइक ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स। इन सब पॉइंट्स की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से ये दोनों कंट्री है ना साथ में है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों की वजह से? ट्रेड की वजह से, साइंटिफिक ऑपरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स, इन सब चीज़ों की वजह से दोनों कंट्री जो है ना साथ में, ठीक है। नाउ इंडिया एंड भूटान, ठीक है, ये दोनों का एक स्पेशल रिलेशनशिप है, बट इट डजेंट हैव एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स विद भूटान गवर्नमेंट। भूटान गवर्नमेंट के साथ हमारी कोई ऐसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ही नहीं,
ठीक है। तो हमारी ये जो टॉपिक होता है ना गाइज, ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। ये टॉपिक जो है इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीस एंड कॉपरेशन। ठीक है। सो पीस एंड कॉपरेशन, सार्क। सो सार्क बेसिकली एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, एक साउथ एशियन एसोसिएशन है किसके लिए? रीजनल कॉपरेशन के लिए। ठीक है। कब बनी थी? 1985 में। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, कब बनी थी? 1985 में। बट ये क्या थी? ये सक्सेसफुल नहीं थी। किसके लिए? ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था सार्क रीजनल कॉपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस मीन्स अभी हमने देखा बांग्लादेश में कैसी थी, मिलिट्री टेक ओवर हो गया था। पाकिस्तान का हमने देखा, अभी यहाँ पे श्रीलंका का हमने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखा। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिफरेंसेस थी। इस वजह से जो रीजनल के जो कॉपरेशन था ना इन सब का, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ? साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ। कब? ये साफ्टा मीन्स साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कब साइन हुआ था? अग्रीमेंट कब आया था? 2004 में, और ये साइन हुआ 2006 में। ये बेसिकली एक फ्री ट्रेड जोन है जहाँ पे जो रीजनल कंट्रीज़ है ना, ये एक दूसरे से ट्रेड कर सके बिना कुछ ट्रेड बैरियर्स के, बिना कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ट्रेड कर सके एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो इस साफ्टा में क्या, जो ये ट्रेड टैरिफ्स वगैरह होते थे ना, इसने 20% तक कम कर दिए थे। ठीक है। मीन्स जो ऑलमोस्ट जो है ना टैरिफ, वो ख़त्म ही कर दिया था किसके? इन रीजनल कंट्रीज़ के ट्रेड करने के लिए। वो एक दूसरे से बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस से और बहुत ज़्यादा कम टैरिफ्स वगैरह से लगा के और ट्रेड कर सकते थे एक दूसरे के साथ। ठीक है। अब वहाँ की जो रीजनल जो कंट्रीज़ है ना, वो बोलती थी कि इंडिया जो है इनमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है। इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट्स प्लस इन्फ्लुएंस सोसाइटीज़ एंड पॉलिटिक्स। अब वहाँ के लोग बोल रहे थे, वहाँ के मीन्स जो ये कंट्रीज़ है ना, रीजनल कंट्रीज़ जो है, वो बोल रही थी कि इंडिया ये सब साफ्टा वगैरह, ये जो फ्री ट्रेड जोन इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको हमारी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, इन्वेड करना है हमारे मार्केट को, और जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। कहाँ पर इन्फ्लुएंस करना है? सोसाइटीज़ और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना है इंडिया को। ठीक है। तो भाई इंडिया बोल रहा है कि भाई हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बायलैटरल रिलेशंस हैं, किसके साथ? भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ। तो भाई हम किसी की दूसरों की जो ट्रेड वगैरह है, किसी की मार्केट में और किसी की सोसाइटीज़ पॉलिटिक्स में हम क्यों इंटरफेयर करेंगे, क्यों इन्वेड करेंगे? हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बायलैटरल रिलेशंस है, बायलैटरल अग्रीमेंट्स है, तो हम किसी और की किस में टेरिटरी में इंटरफेयर या इन्वेड नहीं करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली यही है पीस एंड कॉपरेशन। ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द इंडिया पाकिस्तान कॉपरेशन। ये इधर है गाइस, पीस एंड कॉपरेशन के जो लास्ट का पैराग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये इधर लिख रखा है। टू कंट्रीज हैव अग्रीड टू अंडरटेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू रिड्यूस रिस्क ऑफ वॉर। ठीक है। देन सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, लीडर्स एट समिट्स। लीडर्स एट समिट्स मीन जो भी इनके जो दोनों कंट्रीज़ के जो लीडर्स हो गए ना, वो कोई से भी एक दूसरी कंट्रीज़ में समिट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, समिट्स वगैरह करेंगे तो एक दूसरे की कंट्रीज़ में जाएंगे। बस रूट्स है ओपन, जो एक दूसरे की कंट्रीज़ में जो अब बस से हम जा सकते हैं, जो उनके जो रूट्स हैं ना, अब अगर आपको नेपाल जाना होगा ना, तो आप बस के थ्रू इंडिया से नेपाल जा सकते हैं। ठीक है। आपको कोई इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं आएगा। ठीक है। तो ये बस रूट्स हैव ओपन। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के लिए। देन ट्रेड एंड वीज़ाज़ भी ओपन कर दिए गए हैं। तो अब जो आउटसाइड जो पावर्स है ना, लाइक चाइना एंड यूएसए, क्या चाइना जो है ना, वो किसके इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा, किसके सपोर्ट में है? पाकिस्तान के सपोर्ट में। और जो यूएस है ना, बेसिकली वो पाकिस्तान प्लस इंडिया दोनों के सपोर्ट में ही है, यूएसए। ठीक है। तो इसका क्या, दोनों के साथ ही एक अच्छा रिलेशन बन गया है। तो जो चाइना है ना, वो चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस भी इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान और चाइना दोनों एक दूसरे के साथ है, और माना जाता है कि सभी बोलते हैं कि पाकिस्तान और चाइना जो इंडिया के लिए अच्छे फ्रेंड्स नहीं माने जाते हैं, बट इतना भी ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि जो यूएसए है ना, वो पाकिस्तान का भी अच्छा रिलेशंस में और इंडिया के भी अच्छे रिलेशंस में। तो ये कुछ आउटसाइड पावर्स की भी हमने बात कर ली। और गाइस हमारे ये चैप्टर हम यही कंप्लीट होता है। और ये जो लास्ट के कुछ एक दो पैराग्राफ्स है ना, इसमें कुछ अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बताया गया है कोल्ड वॉर के दौरान। और जो इसमें है एक लाइन है, द यूएस has had good relations with both India and Pakistan since end of the Cold War, increasingly works as a moderator
इन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन। तो ये जो इंडिया यूएस है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मॉडरेटर की जैसे काम करता है, दोनों की रिलेशंस को इक्वल में रखता है, ठीक है। तो गाइज हमारे चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट्स हो, प्लीज़ कमेंट्स में आपको डाउट्स लिखें, डाउट्स को बताएं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल। और थैंक यू सो मच गाइज, इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, बट आपके लिए शायद 1 सेकेंड भी ना लगता हो सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड ये आपको सब्सक्राइब और लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।